नमस्कार साथियों, मैं राहुल शुक्ला क्रांति के नायक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले यदि हम आपसे पूछें कि ऐसे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कितने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था, तो शायद जो मेरे जेहन में इस समय आ रहा है वही आपके दिमाग मस्तिष्क में आया होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लेकिन साथियों, अगर वहीं मैं आपसे ये प्रश्न करूं, क्या आप ऐसी स्त्री को भी जानते हैं जिन्होंने हंसते हंसते आज़ादी की लड़ाई में फांसी का फंदा चूम लिया हो? तो शायद मेरे ख्याल से आपके मस्तिष्क में कोई नाम नहीं आएगा। तो आज हम ऐसी ही एक स्त्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हंसते हंसते 20 वर्ष की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था, जिनका नाम था रोहिणी बरुआ। वर्ष 1934, तत्कालीन बंगाल का फरीदपुर शहर, अब का बांग्लादेश। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम सीमा पर थीं तथा देश के क्रांतिकारियों की वजह से अंग्रेज अधिकारियों की नींद उड़ी हुई थी। सुबह के समय एक युवती सामान्य सी सफेद साड़ी पहने अपनी सहेलियों के साथ वंशीधर शुक्ल की काव्य पंक्तियां गाती हुई जा रही थी। जिधर से भी वह लड़की गुजरती, देखने वाले उसकी तेजस्वी वाणी को सुनने के लिए वहीं रुक जाते और आपस में ही तरह तरह की बातें करने लगते। लड़की होकर इतनी हिम्मत, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार कर रही है, जेल की हवा खानी पड़ेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो कोई दूसरा कहता, तुम्हें कुछ पता भी है, ये 4 महीने जेल काट चुकी है, तभी तो इस बेचारी से कोई शादी नहीं करना चाहता। तभी इनकी बात काटते हुए एक और व्यक्ति बोला, तुम सब चुप रहो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तुम्हें कुछ पता भी है, वह मास्टर दा की शिष्या है। वह खुद ही शादी नहीं करना चाहती। वह तो देश की आजादी की खातिर अपना जीवन ही अर्पण कर चुकी है। अंग्रेज अफसर तो उससे स्वयं भय खाते हैं। हमने तो सुना है कि जो थाने लुटे जा रहे हैं उनमें भी इसी का हाथ है। तभी तो इतनी निर्भयता से गाने गा गा कर वह जनता में जागृति लाना चाहती है। रोहिणी बरुआ का जन्म 1915 में फरीदपुर में हुआ था। बचपन में ही रोहिणी मां के आंचल की छाया से वंचित हो गई थी। उसके पिता एक सच्चे देशभक्त थे और स्वयं अपनी ओजस्वी कविताओं से लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध जन चेतना जागृत करते रहते थे। रोहिणी अपने पिता के साथ नगरों और गांवों में घूम घूम कर उनकी कविताओं को सुरीली आवाज प्रदान करती थी। रोहिणी के पिता अब शक्तिहीन और बुजुर्ग हो गए थे, अतः शीघ्र ही रोहिणी का विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन बेटी के सामने शादी का प्रस्ताव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी सारी विवशताओं के बंधन तोड़कर झिझकते हुए बेटी को शादी करने के लिए समझाने लगे, लेकिन जो राष्ट्रहित में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, फिर वह सांसारिक जीवन में कहां बनते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल रोहिणी का था। उसने भी अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया था। पिता के शादी करने के प्रस्ताव को उसने यह कहकर टाल दिया कि आपने अभी तक मुझे मात्र अपनी पुत्री ही समझा है। क्या आपको मुझ में पुत्र के कोई गुण नजर नहीं आए? इतना सुनते ही पिता के सब्र का बांध टूट पड़ा और पुत्री को अपने कलेजे से लगा लिया तथा फिर कभी भी बेटी को शादी के लिए नहीं टोका। इधर विवाह की बात सुनकर रोहिणी का मस्तिष्क एकदम घूम गया। वह अतीत के क्षणों में खो गई, जब मास्टर दा सूर्यसेन ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार तथा कोषागार लूटकर अंग्रेजी सत्ता का चटगांव से सफाया कर दिया था, और जब 1932 में प्रीतिलता वादेदार ने अपने दल का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के एक क्लब पर आक्रमण किया था तथा चारों ओर से घिर जाने पर उसने पोटेशियम साइनाइड जहर जुबान पर रखकर आत्म बलिदान कर लिया था। उस दिन रोहिणी मात्र 17 वर्ष की ही थी, लेकिन उसी दिन उसने विवाह न करके अपना जीवन मातृवेदी पर समर्पित करने की शपथ ली थी। इस शपथ को ही उसने प्रीतिलता के लिए
अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समझा था। विवाह की बात चलते ही उसके सफेद वस्त्र आज भी उसके उसी शपथ के साक्षी बनकर उसके सामने आ गए थे। इन्हीं भावनाओं के कारण रोहिणी ने अपने जीवन के समस्त वैभव, आकांक्षाओं और यौवन के सपनों को देश की स्वतंत्रता की अग्नि में समर्पित कर दिया था। रोहिणी ने अनेक बार इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिवीरों को अपने घर पर पनाह देकर उनकी रक्षा की थी। जनवरी 1934 में इस आर्मी के कमांडर मास्टरदा सूर्यसेन की फांसी के बाद तो रोहिणी ने स्वयं ही क्रांति दल का नेतृत्व करना आरंभ कर दिया था। बड़ी चतुराई से वह योजना बनाती और पुलिस थानों पर आक्रमण कर हथियारों को लूट ले जाती। उसकी इन्हीं गतिविधियों से पुलिस अधिकारी बड़े परेशान थे। गुलंदो थाने का थानेदार इरशाद अली अपने सभी सिपाहियों को इकट्ठा कर इसी समस्या का समाधान तलाशने में व्यस्त था। तभी दीवान मंजूर अहमद ने थानेदार इरशाद अली से रोहिणी को गिरफ्तार करने का हुक्म मांगा, परंतु थानेदार विवश था, क्योंकि उसके पास रोहिणी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत के गिरफ्तारी का हुक्म वह जारी नहीं कर सकता था। दीवान मंजूर अहमद नकली सबूत जुटाने में पहले से माहिर था। कुछ सोचने के बाद उसने कहा कि आप सबूत की चिंता न करें, बस रात को अपना लश्कर तैयार रखिएगा। लड़की को सबूत समेत पकड़वाना अब उसकी जिम्मेदारी है। जून माह की तपती दोपहरी थी। रोहिणी नित्य प्रति की तरह स्नानादि से निवृत्त होकर घर के आंगन में कपड़े सुखाते हुए डॉक्टर स्वर्ण सिंह वर्मा की पंक्तियां गुनगुना रही थी कि अचानक उसकी गुनगुनाहट को बीच में ही विराम लग गया, जब एक पत्थर से लिपटा कागज उसके कदमों पर आकर गिरा। उसने सहमते हुए उस कागज के टुकड़े को उठाया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, कल गुलंदो थानों के बाहर मिठाई बांटी जाएगी, तुम्हें शीघ्र ही कुछ लड्डुओं का प्रबंध करना है। इस कागज के टुकड़े को पढ़कर रोहिणी ने सोचा कि क्रांतिकारियों ने उसे गुलंदो थाने को लूटने के लिए शस्त्रों का प्रबंध करने के लिए कहा है। अतः उसने सारा काम छोड़ा। चिलचिलाती दोपहरी में वह जंगल जाकर वहां से लकड़ियों का एक गट्ठर बांध लाई और रात्रि में ही लकड़ियों के गट्ठर में पिस्तौलें एवं बंदूकें छिपाकर ठिकाने की ओर चल पड़ी। रोहिणी पूर्ण रूप से आदिवासी के रूप में नंगे पांव ही अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसे कहां पता था कि उसी उत्साह से छल भी उसका पीछा कर रहा है। पत्तों की आवाज से उसे आभास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अजनबी आकृतियों से सहम कर उसने लकड़ी का गट्ठर फेंका और बचाव की मुद्रा में आ गई। तभी एक सीटी बजी और उसने अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाया। पुलिस उसे घसीटते हुए जंगल से बाहर ले गई। जंगल के बाहर गुलंदो थाने का थानेदार इरशाद अली बड़ी बेचैनी से अपनी टुकड़ी के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। दीवान मंजूर अहमद ने गिरफ्तार लड़की को उसके सामने पेश किया तो वह खुशी से उछल पड़ा। जब लकड़ी का गट्ठर खोला गया, उसमें से पिस्तौल, बंदूक और कुछ कारतूस बरामद किए गए। रौब से थानेदार इरशाद अली ने पूछा, क्या यही वह लड़की है जो अपने जहरीले गीतों से लोगों में गद्दारी के बीज बोती है? इसकी पुष्टि करते हुए दीवान मंजूर अहमद कहता है, जी जनाब, यही है वह लड़की जिसके गीतों को सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, थानों को लूटने में भी यह अहम भूमिका निभाती रही है। यह हथियार गुलंदो थाने को लूटने के लिए ही ठिकाने पर पहुंचाए जा रहे थे। लोग इसे रोहिणी दी के नाम से बुलाते हैं। साहब, जल्दी से इसे थाने ले चलिए, दिन निकलने वाला है। यदि किसी ने इसे हमें गिरफ्तार करते हुए देख लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अब रात भर की भागदौड़ के बाद पुलिस दल रोहिणी को थाने में छोड़कर अपने अपने ठिकाने पर चला गया। 15 जून की तारीख को तपती दोपहरी में इरशाद अली ने मंजूर अहमद को अपने पास बुलाया और पूछताछ के बहाने से रोहिणी को अपने पास लेकर आने को कहा और साथ ही यह भी हिदायत दे दी कि कोई भी उसके कमरे में आने न पाए। मंजूर अहमद ने ऐसा ही किया। रोहिणी ने सहमते हुए कमरे में प्रवेश किया। थानेदार ने उसे कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बैठ जाने को बोला।
रोहिणी बड़े संकोच के साथ कुर्सी पर बैठ जाती है। अब थानेदार उससे उसके साथियों के नाम तथा वह हथियार कहां पहुंचाने जा रही थी इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका सामना एक सच्ची देशभक्त लड़की से हो रहा है। उसने फौरन थानेदार को झिड़कते हुए कहा, मैं अपने किसी भी साथी का नाम या ठिकाना नहीं बताऊंगी। आप चाहे जितनी भी बड़ी सजा मुझे दे दो। इतना सुनते ही थानेदार अपनी छड़ी घुमाते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धीरे धीरे रोहिणी के निकट आ गया और रोहिणी को डांटते हुए वह बोला, ए गद्दार लड़की, जरा होश में आ। अच्छे अच्छे बदमाश और गुंडे मेरे नाम से कांपते हैं। तुम सजा बर्दाश्त करने की बात छोड़ दो। यहां तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तुम चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। दिन निकलने से पहले ही मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। यकीन मानो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब रोहिणी उसके वहशीपन को समझ चुकी थी। उसने फौरन बुलंद आवाज से कहा, खबरदार इरशाद, जान दे दूंगी लेकिन सम्मान का सौदा कभी नहीं करूंगी। उसके बढ़ते कदमों को देखकर रोहिणी ने पलंग के पीछे दीवार पर टंगी तलवार से इरशाद पर प्राणघातक वार किया। रोहिणी ने भागने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि खुद बाहर आकर जोर से चिल्लाई, मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। इरशाद अली की हत्या के अभियोग में रोहिणी पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में उसके पक्ष में कोई वकील खड़ा नहीं हुआ। रोहिणी ने निर्भय होकर आपबीती का बखान किया। अंग्रेजों की अदालत में न्याय की प्रक्रिया के अनुसार ही जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी। केवल 20 वर्ष की अल्पायु में ही 18 दिसंबर सन 1935 को रोहिणी ने फांसी का फंदा छूमकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आज़ादी की इस लड़ाई की कड़ी में रोहिणी बरुआ का योगदान हमेशा से सराहनीय रहेगा और देश हमेशा उनको याद रखेगा। तो साथियों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए क्रांतिकारी की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।